नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय की LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 वर्षीय पाठ्यक्रम और LLM की जो आपकी पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसको लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और जो आपके सीनियर सेमेस्टर हैं, मतलब जो अन्य सेमेस्टर्स हैं, उनकी बात करना लगातार। आपके एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट्स है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है पहले की वीडियोज़ में। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले 19 तारीख थी, 19 दिसंबर से होने की संभावना थी, लेकिन बाद में वो अभी जो संभावित डेट है वो 26 दिसंबर से होने की संभावना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर बात करें 24 को क्रिसमस 24-25 क्रिसमस वगैरह की छुट्टियों के बाद से संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि उसमें आपकी परीक्षाएं हो सकेंगी। नया क्या है इस वीडियो में, चूँकि हमने पहले भी ये काम किया है और अगर आप थोड़े पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका एनईपी का LLB का सिलेबस है, उसके जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो ज़रूरी सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो जिन सवालों के आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, कहें तो प्रबल संभावना है, उसको लेकर के हम लोग लगातार पिछले वर्षों में चर्चा करते आए हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बार बार मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं, जो मुझे कमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं, उनके लिए है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें और थोड़ा सा स्क्रॉल करके पीछे जाएंगे तो आपको आपके विषय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से आपस में जुड़ करके और ये काम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसको कैसे खंगाला जाए, कैसे ढूंढा जाए, उसको करते आए हैं। अभी आज के इस पहले वीडियो में जो LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 3 ईयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर का जो पहला पेपर है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। और फिर जो लोग अन्य सेमेस्टर के अगर ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देख चुके हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि आपके सेमेस्टर का जो पेपर है, सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार, उस सिलेबस पर आधारित जो विषय हैं आपके और जो जरूरी सवाल हैं, उन जरूरी सवालों को लेकर के मैं लगातार प्रयास करूंगा कि आपके मध्य बना रहूं। और काफ़ी पहले प्रयास किया है मैंने, चूँकि हर बार बड़ी शिकायत रहती थी कि बहुत देर में बताते हैं, तब तक हम लोग खुद ही पढ़ लेते हैं पूरा सिलेबस। तो प्रयास कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा पहले करने का और आपको थोड़ा चीज़ों को आसान बनाने का। अगर सिलेबस की बात करें LLB 3 ईयर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की, जो जूरिस्प्रूडेंस का है, विधिशास्त्र का है, कहें तो थोड़ा रूखा सा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं। पहली यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस देखना होता है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, विधिशास्त्र का मतलब क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस का नेचर, डेफिनेशन, स्कोप पूछा जाता है आपसे, डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड स्टेट और लॉ के सोर्सेज, जो सिलेबस है आपका, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरे में कुछ विचारधाराएं हैं, अलग अलग नेचुरल लॉ स्कूल है, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल है, रियलिस्ट लॉ स्कूल है, प्योर थ्योरी है। अगर इसको देखें सिलेबस तो नेचुरल लॉ स्कूल, लीगल पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल है, मार्क्सिस्ट स्कूल है और क्रिटिकल लीगल स्कूल है। लास्ट वाली लाइन थोड़ी कम पढ़ाई जाती है। तीसरी जो यूनिट है आपकी, उसमें जो लॉ के बेसिक कंसेप्ट है, जैसे राइट्स के विषय में है, ड्यूटीज के बारे में है, लिबर्टी, पावर, लाइबिलिटी के बारे में है, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी के बारे में है और राइट्स के विषय में है, उसकी थ्योरीज और उसके काइंड्स को लेकर के, प्रॉपर्टी में ओनरशिप और पोजीशन, स्वामित्व और कब्जा, और उसके बाद जो विधिक व्यक्तित्व का मतलब क्या है। जब आप आईपीसी नहीं, BNS पढ़ रहे होंगे, आईपीसी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, नेचुरल पर्सन में, लीगल पर्सन में क्या अंतर होता है। तो उस लीगल पर्सनालिटी का मतलब क्या है और उसकी थ्योरीज, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मंदिर है तो क्या जो मंदिर है वो अगर वो नेचुरल पर्सन है या वो लीगल पर्सन है। या आप ये पढ़ते हैं कि मस्जिद है, गुरुद्वारे में रखी हुई जो गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के आप पढ़ते हैं कि उसकी जो पर्सनालिटी है कैसी है, एक कंपनी है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो लीगल पर्सनालिटी और उसकी जो थ्योरीज है वो पढ़ते हैं आप। चौथी यूनिट जो है वो जस्टिस के कंसेप्ट की है, जिसमें आपको थ्योरीज पढ़नी होती है जस्टिस की, जिसमें आपको एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़नी है, यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़नी है, जॉन रॉल्स के विषय में पढ़ना है कि उन्होंने जस्टिस के विषय में क्या कहा था। रॉल्स नोजिक का जो व्यूज हैं, जो उनके विचार हैं जस्टिस को लेकर के, न्याय को लेकर के, न्याय की थ्योरीज को लेकर के, वो आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप मॉडर्निज्म पढ़ते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म टू लॉ पढ़ते हैं और जो विधि और नैतिकता जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपके लिए हार्ट, डेवलिन वगैरह जरूरी है, हार्ट फुलर वगैरह जरूरी हैं, उनकी जो डिबेट आपस की है उनको लेकर के आप लोग पढ़ते हैं। तो अगर देखें सिलेबस तो पहली यूनिट में आपको जूरिस्प्रूडेंस से परिचित होना है, इंट्रोडक्शन समझना है। उसके बाद जो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विषय में बताया, उसको नेचर से जोड़ करके, उसको हिस्ट्री से जोड़ करके या उसको सोसाइटी से जोड़ करके, जूरल पॉस्टुलेट से जोड़ करके
या उसको उसकी प्योरिटी पर बात करी, तो अलग अलग प्रकार की जो उनकी लीगल थ्योरीज है जिसके आधार पर वो स्कूल्स डिवाइड हुए हैं वो पढ़ना होता है। तीसरी यूनिट में आपको कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, बेसिक कंसेप्ट जो है। चौथी यूनिट में जो जस्टिस को लेकर के और कुछ जो कंटेम्परेरी इशूज हैं उनको लेकर के। अब अगर बात करें जो महत्वपूर्ण सवालों की है, अगर बात करें कि जो पुराने सवालों की कि कैसे सवाल आते रहे हैं, अब जैसे जो एक बड़ा चर्चित सवाल रहा है पहली यूनिट से, उसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पढ़नी है। और जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पढ़िए तो प्रयास करिए कि 2 से 3 लोगों के द्वारा दी गई ज्यूरिस्प्रूडेंस की विधिशास्त्र की परिभाषाएं पढ़िए और प्रयास करिए कि वो परिभाषाएं एक जैसी ना हो, मीन्स वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत कटाक्ष करती हुई, थोड़ी बहुत अंतर रखती हुई, थोड़ी बहुत विविधता रखती हुई करिए। कई बार क्या होता है कि आपको किसी का एक स्टेटमेंट दे दिया गया, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन किसी एक्स ने डिसाइड की है, वो डेफिनेशन आपको पूरी ऊपर लिख करके दे दी गई। अब आपसे कहा गया व्याख्या कीजिए, मीन्स आपको उस विचारक के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस के विषय में उसके क्या विचार हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के विषय में वो क्या राय रखते हैं, उसको लेकर के आपको जवाब देना होता है। तो उसका जो डेफिनेशन है, उसका नेचर, उसको जैसे एक सवाल अगर पढ़े तो सवाल है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद स्पेशल फोकस ऑन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न लीगल थॉट। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जो आपको पश्चिमी विधिक जो विचार है उसके विषय में बताना भी है और आपको नेचर और स्कोप पढ़ना है। तो एक सवाल इस प्रकार का आप तैयार करके आइए जिसमें आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की कुछ डेफिनेशंस, मैं बार बार कह रहा हूँ डेफिनेशंस मतलब कुछ परिभाषाएं कवर करिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्रकृति पढ़िए, उसकी प्रकृति क्या है, और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का विशेष क्षेत्र है, स्कोप है, उसको पढ़ लीजिए। तो वहां से आपको एक सवाल मिलने की उम्मीद रहती है इस प्रकार की। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपके लिए बनता है वो जो विधि के स्रोत हैं, जिसमें आप सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हैं, जिसमें आप कस्टम्स पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आपसे लॉ के सोर्सेज पूछे गए हैं तो उसमें किसी एक चीज पर विशेष फोकस कर दिया जाए। जैसे सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेज ऑफ लॉ, डिस्कस प्रेसिडेंट एज सोर्स ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट मतलब आप समझ रहे होंगे पूर्व निर्णय, जो चीज पहले से स्थापित है, जो चीज पहले से निर्धारित है किसी सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा, जिसको उसकी जो अधीनस्थ कार्य करने वाली जो पालिका है वो उसका पालन कर रही है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ आपको कायदे से पढ़ना है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ लॉ से सवाल आपका बनता है। और सोर्सेज ऑफ लॉ में तीनों को प्रयास करिए कि अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक पूछा जा रहा है साथ में जोड़ करके, तो उस पर अच्छा खासा आपको कंटेंट लिखने भर का रहे आपके पास। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपके लिए कितने पेजेस जो हैं वो सफिशिएंट होंगे, एनफ होंगे, तो थोड़ा बहुत उससे भी आपको चीज़ें देखनी है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई सारे जो मैंने कहा कि अलग अलग लोगों की थ्योरीज हैं। अब उसमें जैसे एक बार 2022 का अगर पेपर देखा जाए तो खैर वो राइट्स वाली बात आगे करते हैं। अब इसमें कुछ लोग हैं वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, जिसमें अलग अलग जैसे थ्योरीज हैं। कई बार सेवनी को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है, कई बार रॉस्कोपाउंड को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है, सुकरात को लेकर के, प्लेटो को लेकर के सवाल पूछा गया है। लेकिन हाल के वर्षों में थोड़ा सा पैटर्न ये बदला है कि अब सीधे उसका नाम ना लेकर के उनके स्कूल के विषय में थोड़ा बहुत आपको कहें तो दिमाग को मांझने की आवश्यकता है। मीन्स आपको सीधे नेचुरल लॉ स्कूल या सीधे सुकरात ना लिख करके, सीधे प्लूटो ना लिख करके, या सीधे सेवनी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्टिज्म ना लिख करके आपको थोड़ा सा प्रयास किया गया है उसको मोल्ड करने का। अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल पिछली बार का जो आया था कि हाउ फॉर डू यू एग्री दैट द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज इज नाउ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। अब जो भी आप ज्यूरिस्प्रूडेंस अभी तक आपने पढ़ा होगा वहां ये प्रयास करिएगा, ढूंढिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस और स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात किसने की है। एग्जामिन इन द लाइट ऑफ वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, मीन्स आपको कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सी लॉ स्कूल की बात हो रही है, किस विचारधारा की, किस शाखा की बात हो रही है, और हमें किसके विषय में लिखना है। सवाल वहीं पर एक जो और सवाल था वो नेचुरल लॉ स्कूल से था। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लॉ, हाउ फार दिस आइडियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी। अब जब इस प्रकार का सवाल आया, मीन्स आपको नेचुरल लॉ के विषय में भी जानते रहना है, नेचुरल लॉ को एनालिटिकल लॉ स्कूल से और हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी से कैसे आप अंतर कैसे करेंगे। जरूरी स्कूल जो आपके लिए अगर कहें तो वो आपके लिए एनालिटिकल लॉ स्कूल आपके लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि ये पिछले वर्ष का पेपर है जो मैं भी बता रहा था, तो आपसे हिस्टोरिकल लॉ स्कूल मीन्स सेवनी के विषय में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा आपको
जो जो केल्सन की थ्योरी है, प्योर लॉ थ्योरी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और जो पॉजिटिविज्म मीन्स आप खूब अच्छे से जो एनालिटिकल लॉ स्कूल है उसको कायदे से देख करके आइए। उसकी जो थ्योरी है उसमें यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, एकात्मक उपयोगितावाद ऐसा करके शायद हिंदी है उसकी, तो वो कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। यही जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी वाला सवाल है ये आपसे 2021 में भी पूछा गया है। सवाल क्या था कि द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्टैक्ट क्रिटिकली एग्जामिन। मीन्स ये सवाल बार बार आता रहा है, पिछली बार ये सवाल आया है। एक बार जो हम लोग लॉ के सोर्सेस की बात कर रहे हैं उसमें एक सवाल इस प्रकार का पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन, डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो वहां पर आपसे सोर्सेज ऑफ लॉ ना पूछ करके आपसे केवल लेजिस्लेशन के बारे में पूछा गया। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं तो उन तीनों चीजों को अलग अलग इतना भी पढ़ करके आइए कि उनमें से अगर एक ही मुख्य सवाल के तौर पर पूछ लिया जाए तो भी आप कर सके। आगे बढ़ते हैं। केल्सन की जो प्योर थ्योरी है, केल्सन की प्योर थ्योरी या कहें चले हार्ट की थ्योरी, ये सब ऐसी चीजें हैं कि कभी कभी एक ही सवाल के दो हिस्सों के तौर पर आया है, ए बी करके पूछा गया है, जिसमें आपको मान के चलिए कि 14 अंक हैं तो वो सात नंबरों के वो दो सवाल अलग अलग विभाजित कर लीजिए। तो दोबारा अगर मैं कहूँ तो नेचर, स्कोप, डेफिनेशन के विषय में कायदे से पढ़ना है आपको और डेफिनेशंस पढ़नी है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सोर्सेज ऑफ लॉ के विषय में कायदे से पढ़ना है। एनालिटिकल लॉ स्कूल को खूब कायदे से पढ़ करके आना है। और जब आप एनालिटिकल लॉ स्कूल के बारे में पढ़ रहे हो, या मान लीजिए आप एनालिटिकल ना पढ़ करके आ रहे हो, आप हिस्टोरिकल पढ़ रहे हो, नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल पढ़ रहे हो, तो एक चीज आप जरूर करिएगा कि इन सभी का जो अंतर है उसको समझिए कि अगर क्रम से देखा जाए, कालानुक्रम देखा जाए, कहें तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी विधि विचारधारा शाखा का प्रभुत्व था। मीन्स उस बढ़ते क्रम में अगर देख लें, सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सोशोलॉजिकल लॉ स्कूल, रियलिस्ट लॉ स्कूल, तो उन सभी का जो अंतर है और क्या खास बात थी उन सभी की जिस वजह से वो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में कहलाए। मीन्स अगर आप कहते हैं कि फला व्यक्ति हिस्टोरिकल लॉ स्कूल से संबंध रखता था, तो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल की क्या विचारधारा थी और उस व्यक्ति की क्या विचारधारा थी जो मेल खाती थी, जिस कारण वो उस लॉ स्कूल में उस विचारधारा शाखा में रखा गया है। ये चीज स्पष्ट रखिएगा। इसके लिए मैं कहूंगा कि सबसे काम कीजिए आपके लिए कि आप एक चार्ट सा बनाइए और उसमें स्कूल्स के नाम सबसे ऊपर लिखिए और ढूंढ ढूंढ करके आप उसके नीचे जो उसके प्रोपाउंडर हैं, जो उसके प्रोमिनेंट जो जूरिस्ट रहे हैं उसमें नाम लिखिए। अब जैसे आपने ऊपर लिखा नेचुरल लॉ स्कूल, उसमें ABC करके नाम लिखते जाइए। उनकी जो सबसे मशहूर कहें, सबसे जो उनकी फेमस जो कृति है, कृति से मेरा मतलब है कोई अगर उन्होंने बहुत मशहूर ऐसे लिखा, उन्होंने कोई बहुत बढ़िया किताब लिखी, बढ़िया किताब से मेरा मतलब है जो बहुत प्रसिद्ध हुई। आप जेरेमी बेंथम के विषय में पढ़ेंगे, जब आप जॉन ऑस्टिन के विषय में पढ़ेंगे, जब आप हॉलैंड के विषय में पढ़ेंगे, सामन के विषय में पढ़ेंगे, रॉस्को पाउंड के विषय में पढ़ेंगे, किसी के विषय में पढ़ेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, सबने कोई ना कोई बहुत ही कहें तो प्रभाव डालने वाली और बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली कोई ना कोई पुस्तक लिखी है, कोई ना कोई निबंध लिखी है। आज तो चलिए आपका सेमेस्टर बीतेगा ही, अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन कल को जब आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर ये चार्ट आपके लिए बहुत काम आएगा। उसमें सीधे सवाल पूछा जाता है कि फला किताब किसकी थी या फला थ्योरी किसकी थी। अच्छा, हर व्यक्ति की अपनी थ्योरी है। ईयरलिख का लिविंग लॉ है, लियोन ड्यूगिट का सोशल सॉलिडेरिटी है, हेनरी मेन का अलग है, स्पेंसर का अलग है। तो सबकी अपनी जो थ्योरी का नाम उनका है। मीन्स आपने लिखा डीन रॉस्को पाउंड, उसके आगे आपने लिखा सोशल इंजीनियरिंग, तो आप उन जूरिस्ट का नाम, उनकी किताब का नाम जो मशहूर किताब है और किस समय से किस समय तक उनका प्रभुत्व रहा, किस पर उन्होंने ज्यादा काम किया, किस पर उन्होंने किसकी बात को नकारा या किसकी बात को सपोर्ट किया, ऐसा करके आप एक चार्ट बना करके आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है जो शायद अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए ओनरशिप और पजेशन, पहली चीज तो यह है कि दोनों की परिभाषा को कायदे से पढ़िए और दोनों का क्या अंतर है उसको कायदे से समझिए। सवाल कैसे आता है? सवाल इस प्रकार का आया था कि डिफाइन ओनरशिप एंड डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ ओनरशिप। सवाल आया था कि ओनरशिप का मतलब क्या है, स्वामित्व का मतलब क्या है, परिभाषित कीजिए, और जो वेरियस काइंड्स ऑफ ओनरशिप है उसके जो विभिन्न प्रकार हैं वो क्या क्या है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा गया था। वहीं आगे बढ़े तो लीगल पर्सनालिटी को लेकर के अगर सवाल देखें तो किस प्रकार का सवाल पूछा गया आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल पर्सन, विधिक व्यक्ति का क्या मतलब समझते हैं आप। डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एंड गुरु ग्रंथ साहिब,
तो अब चूंकि ये सवाल पिछली बार आया हुआ है तो भी आप लीगल पर्सनालिटी का मतलब समझिए, लीगल पर्सनालिटी की जो थ्योरी है उसको समझिए, और साथ में आप ये देख करके आइए कि अगर मंदिर में कोई मूर्ति है, अगर कोई आइडल है, तो जैसे रामलला विराजमान, तो वो जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति है, किसी भी ईश्वर की है मूर्ति है, तो उसकी जो लीगल पर्सनालिटी है वो क्या है। अगर कोई मस्जिद है, उस मस्जिद में कोई पवित्र पुस्तक रखी हुई है, तो वो उसकी लीगल पर्सनालिटी क्या है। क्या उसको विधिक व्यक्तित्व माना जाता है, क्या उसको पक्षकार बनाया जा सकता है, क्या उसको कटघरे में लाकर खड़ा किया जा सकता है। अगर उसको विधिक व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त है तो क्या वो मेजर मानते हैं या माइनर मानते हैं। इन सब चीजों को कायदे से आप पढ़ करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक वर्ष पहले के सवाल पे जाएं, एक बार देखें तो राइट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट्स का क्लासिफिकेशन, और राइट्स की क्लासिफिकेशन में चूंकि होफील्ड लिखा हुआ है, तो आप क्या हम सभी लोग उसको होफील्ड ही पढ़ करके जाते हैं कि हाँ ठीक है होफील्ड। अच्छा, मैं चूंकि जिस समय मैं ये पेपर हुआ था उस समय मैं एग्जाम में ड्यूटी कर रहा था, और मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मेरे लिए भी वो नई चीज थी। सवाल क्या था कि उनका पूरा नाम लिख करके पूछा गया था, होफील्ड का पूरा नाम लिख करके पूछा गया था, न्यूकॉम्ब होफील्ड करके था। सवाल अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूं। तो हाँ, सवाल था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॉट ऑफ वेस्ले न्यूकॉम्ब होफील्ड। अब होफील्ड तो बाद में दिखा, लेकिन पहले दिख गया वेस्ले न्यूकॉम्ब और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका थॉट, तो बहुत लोगों ने वो सवाल छोड़ दिया। जबकि राइट्स को लेकर के बात, जो पढ़ करके राइट्स के विषय में गए थे, जो राइट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर के पढ़ करके गए थे, उसी में से ये चीज लिखनी थी। तो आप जब होफील्ड को पढ़ रहे हो, या मैं कह रहा हूं किसी को पढ़ रहे हो, तो उसका आधा नाम पढ़ करके मत जाइएगा, उसका पूरा नाम पढ़िएगा और उसकी जो फिलोसफी है, उसकी थ्योरी है, उसको पढ़िएगा। राइट्स जब आप पढ़ रहे हो तो राइट्स की थ्योरी, जैसे सवाल आपसे पूछा गया है कि राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन विल थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, तो राइट्स के विषय में जब आप पढ़ रहे हो तो केवल उसका नाम पढ़ करके मत जाइएगा। इस प्रकार का बड़ा सवाल भी बन सकता है। मीन्स आपको 14 अंकों का सवाल मिल सकता है इस प्रकार का कि राइट्स की थ्योरीज क्या क्या है, और उसमें दोनों में फला फला थ्योरी के बीच में अंतर बताइए। उसके बाद आपको एक सवाल लॉ एंड मॉरलिटी पढ़ करके जाना ही जाना है। और जब आप लॉ मॉरलिटी पढ़ रहे हो तो इस प्रकार का सवाल पढ़िए कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी, विधि का नैतिकता से क्या ताल्लुक है, संबंध क्या है। साथ में विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हार्ट फुलर डिबेट। हार्ट फुलर डिबेट समझ लीजिएगा कि चले हार्ट ने क्या लिखा, फुलर ने क्या लिखा, उन सब चीजों को आप समझ करके जाइएगा। आगे बढ़े तो जो जस्टिस को लेकर के बात कही गई है एरिस्टोटल के द्वारा, वो भी आपके लिए जरूरी है। चौथी यूनिट में दो चीजें यहां से, एक तो आपके पास थ्योरी ऑफ जस्टिस में एरिस्टोटल की थ्योरी है, रॉल्स की थ्योरी है, रॉबर्ट नोजिक की व्यूज है। रॉबर्ट नोजिक और रॉल्स की जब वो सवाल आया है तो दोनों साथ में जोड़ करके सवाल हमेशा पूछा जाता है। जब आप अरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो अरिस्टोटल की थ्योरी पर्टिकुलर वो पूछी गई है। तो यहां यूनिट 4 से प्रयास करिए कि एक तो आप अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ करके जाइएगा ही जाइएगा। दूसरी चीज है कि विधि का नैतिकता से क्या संबंध है। विधि का नैतिकता से जो मॉडर्निज्म में जो एक युग जिसको बोलते हैं कि वो मॉडर्न युग, मतलब एक तो बोलचाल की भाषा में हम लोग मॉडर्न बोल देते हैं, लेकिन अगर उसको समझने का प्रयास करें तो जो आधुनिकतावाद के कारण विधि और नैतिकता पर क्या असर पड़ा, और उत्तर आधुनिक काल में पोस्ट मॉडर्निज्म में विधि और नैतिकता के मध्य क्या संबंध है। जैसे क्या नैतिकता के विरोध में होने के कारण किसी भी चीज को, मतलब किसी को कोई अधिकार ना मिले। अगर ये कहा जाए कि फला समुदाय को अगर ये राइट दिया जाएगा तो, या फला समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये नैतिकता के अगेंस्ट, नैतिकता के विरुद्ध है। या अगर कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है, उसको फांसी की सजा दी जा रही है, उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, कैपिटल पनिशमेंट उसको अवार्ड हुआ है, तो क्या उसको कैपिटल पनिशमेंट इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए कि वो नैतिक नहीं है, क्योंकि किसी को आप जान दे नहीं सकते हैं तो किसी की जान ले नहीं सकते, इस प्रकार का कंसेप्ट। तो आप जब भी, मैं एक चीज और कहूंगा आपसे, जूरिस्प्रूडेंस का जो आपका पेपर है, वो पेपर कई बार जो उसका सवाल होता है थोड़ा डरावना सा होता है। डरावना सा मेरा मतलब ये है कि चूंकि आप पहला दिन रहेगा और विश्वविद्यालय में आप, जो लोग यहाँ से ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, कई बाहर से करके आ रहे हैं या किसी अन्य विधा से करके आ रहे हैं, उनके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के उनके LLB के सेमेस्टर का पहला पेपर रहेगा और पहला घंटा पहला सवाल। तो सवाल 5-6 लाइन का भी हो सकता है। 5-6 लाइन से मेरा मतलब क्या है कि आपने सामंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, या आपने ऑस्टिन के विषय में पढ़ा हुआ है, या आपने केल्सन के विषय में पढ़ा हुआ है। अब आपने उसको उम्मीद की थी कि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस द प्योर थ्योरी ऑफ केल्सन, या डिस्कस द जूरल पॉस्टुलेट्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डीन रॉस्को पाउंड। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सवाल वैसे ही पूछा जाए।
जरूरी नहीं है कि वो सवाल पिछले वर्ष के पेपर के जैसा ही पूछा जाए। यहाँ पर प्रबल संभावना, मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा इस चीज को, कि यहाँ पर बड़ी उम्मीद है कि सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो एक पैराग्राफ जैसा हो जाए, 5-6 लाइन का हो जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए क्रिटिकली एग्जामिन, या आप उस पर प्रकाश डालिए, उसका वर्णन कीजिए। तो सवाल को कुल मिलाकर के पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो जैसा मैं हो फील्ड में बता रहा हूँ, गच्चा नहीं खाएंगे। तो चौथी यूनिट से आप जस्टिस की थ्योरी पढ़ करके जाइए ही जाइएगा, और उसके साथ में विधि नैतिकता में पहले क्या संबंध था, वर्तमान में क्या संबंध उसका बदला है, इस प्रकार के सवालों को देख लीजिएगा। जब आप बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, राइट्स के विषय में पढ़ लीजिएगा, राइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, और वहीं पर ओनरशिप पोजीशन का अंतर भी कायदे से देख लीजिएगा, और लीगल पर्सनालिटी की जो थ्योरी है, अलग अलग थ्योरीज हैं, और उसमें जो किस केस में कहा गया वो भी देख लीजिएगा। किस केस में कहा गया मतलब कि आइडल जो है, मूर्ति जो है, वो विधिक व्यक्तित्व है या नहीं है, वो अगर कहा है तो किस केस में कहा गया, नहीं है तो किस केस में कहा गया। ऊपर से आपको जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन, नेचर, स्कोप वाली लाइन पढ़नी है, और जो सोर्सेज हैं लॉ के उसको पढ़िएगा और उसको विस्तार से पढ़ करके जाइएगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो आपके लिए इतना सवाल है। अगर एक बार मैं दोबारा से पिछला पेपर देखूं तो उसमें जैसे एक आध सवाल की, वो एक आध केस लॉ की बात कर लूं, जैसे एक सवाल अमेरिकन लीगल रियलिज्म को लेकर के पूछा गया था। अगर आप लोग लीगल रियलिज्म पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लीगल रियलिज्म आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक केस है लोकनर वर्सेस न्यूयॉर्क। उसमें क्या चीज थी जो लीगल रियलिज्म को उसने मजबूत किया, वो देख लीजिएगा। हार्ट फुलर की बात हम लोगों ने कर ली है। आइडल की लीगल पर्सनालिटी एक बार बड़ा सवाल पूछा गया है, उसको देख लीजिएगा। ओरिजिनल पोजीशन को लेकर के जॉन रॉस ने क्या कहा है वो देख लीजिएगा। अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं तो मेरा मतलब है कि अगर आप जॉन रॉस को पढ़ रहे हैं तो आप विशेष रूप से उसका जो कंसेप्ट है ओरिजिनल पोजीशन का, वो देख लीजिएगा। अगर आप केल्सन की थ्योरी प्योर थ्योरी पढ़ करके आ रहे हैं तो उसके जो नॉर्म्स उसने डिसाइड किए थे केल्सन ने, हांस केल्सन ने, वो क्या थे, और ग्रैंड नॉर्म, वहां पर एक चीज आती है ग्रैंड नॉर्म का मतलब क्या होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें आपके लिए बढ़िया ठीक हो जाएंगी। जैसे एक बार सवाल पूछा गया है कि राइट एंड नोट एंड कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, मींस बड़ा सवाल केवल कस्टम पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पूछी गई है, पूछा गया है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस प्रकार का। तो वो मैंने कहा कि अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर, डेफिनेशन, स्कोप को पढ़ करके जाएंगे तो वहां से आपको एक सवाल मिलना ही मिलना है। तो इतना। अच्छा, पोजीशन को लेकर के सवाल सुनिए, सवाल कैसे आया है। पोजीशन इज द प्राइम ऑफ फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप। एक्सप्लेन एंड डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन जो है वो मतलब कब्जा जो है वो स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। एक्सप्लेन एंड डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, कब्जा प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, कब्जा अर्जन के विभिन्न तरीके आप पढ़िएगा। तो यहाँ से सवाल आपको मिलने की काफी संभावना है, और इसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे छोटे छोटे वीडियोस में कि आपके लिए क्या, जो पहले के वर्ष में सवाल क्या पूछे गए थे, पहले के सेमेस्टर में क्या सवाल पूछे गए थे, और इस बार क्या आने की उम्मीद है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जुड़े रहिए और अन्य लोगों को भी यहाँ से जोड़िए, और ताकि हम लोग और लाभान्वित हो सकें और कुछ आपके लाभ की बात हम लोग कर सकें। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम।